Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saif Khan from PNS People Nursing School of Lumps. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nursing with Saif Khan. तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 जो है बेड सोर्स स्किन मैनेजमेंट, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है यूनिट नंबर 6 स्किन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, डिफाइन डिक्यूबिटस अल्सर, साइट ऑफ डिक्यूबिटस अल्सर, लिस्ट द कॉज ऑफ डिक्यूबिटस अल्सर, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर ऑफ डिक्यूबिटस अल्सर, एंड लास्ट वन इज़ दी अप्लाई नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिक्यूबिटस अल्सर, ठीक है। तो ये जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं इस यूनिट के, तो वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। जो पहला हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, डिफाइन डिक्यूबिटस अल्सर, ठीक है। डिक्यूबिटस अल्सर क्या है? एनी लेजन काज्ड बाय अनरिलीव्ड प्रेशर, अ कांस्टेंट कंप्रेसिंग डाउनवर्ड फोर्स ऑन बॉडी और इन एरिया ऑफ बॉडी that result in damage to underlying tissues called डिक्यूबाइटस अल्सर, ठीक है। अब इसमें इसका जो है ना डिक्यूबाइटस अल्सर क्या है कि अब एनी लेजन काज्ड बाय अनरिलीव्ड प्रेशर, मीन्स कि जो कांस्टेंट प्रेशर है ना वो कंप्रेसिंग कर रहा है डाउनवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी स्पेसिफिक एरिया, मीन्स कि जो ख़ास एरियाज हैं, शोल्डर्स हो गए, हिप्स हो गए, हील्स हो गई, ठीक है। तो इस पर जो है ना प्रेशर हो रहा है, स्पेसिफिक प्रेशर है, ठीक है, डाउनवर्ड। तो उस रिजल्ट में क्या होगा कि उसको डैमेज हो जाएंगे क्या, अंडरलाइंग टिश्यू, ठीक है। अब जब अंडरलाइंग टिश्यू डैमेज होंगे तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, डिक्यूबिटस अल्सर, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज अ प्रेशर अल्सर, बेड सोर, प्रेशर सोर और डिस्टोरेशन सोर्स। ये जो है ना अदर नेम्स हैं किसके, डिक्यूबाइटस अल्सर की। रिस्क फैक्टर फॉर प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? इमोबिलिटी, इनडिक्वेट न्यूट्रिशन, फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, डिक्रीज मेंटल स्टेटस, डिसमेंस्ड सेंसेशन, एक्सेसिव बॉडी हीट लॉस, एडवांसिंग एज, अदर फैक्टर्स। तो इसको जो है ना वन वन करके डिस्कस करेंगे। ये जो एड फैक्टर्स हैं ये मेन फैक्टर्स हैं जो खास करवाते हैं क्या, प्रेशर अल्सर। पहला जो है हमारा इमूवेबिलिटी, ठीक है। इमूवेबिलिटी मीन्स के नॉट मूवेबल, ठीक है। इमूवेबिलिटी रिफर टू द रिडक्शन इन अमाउंट एंड कंट्रोल ऑफ पर्सन, मीन्स के वो उस पर्सन में वो एबिलिटी नहीं कि अब वो मूव कर पाए, ठीक है। नॉर्मली पीपल डू नॉट बियर द प्रेशर एक्सीडिंग फ्रॉम दियर टॉलरेंस, बट इन केस ऑफ वीकनेस पैरालिसिस दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू चेंज पोजिशन टू रिलाई प्रेशर, हैंस मोर प्रेशर अल्सर विल फॉर्म, ठीक है। अब वो पर्सन जिनमें एबिलिटी नहीं होती कि एक्सीडिंग प्रेशर को जो है ना टॉलरेंस कर पाएँ, ठीक है। इन केस किस कंडीशन में होते हैं वो, वीकनेस हो सकते हैं, पैरालिसिस में हो सकते हैं, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू चेंज पोजिशन टू रिलीव प्रेशर। अब उनमें इतनी भी एबिलिटी नहीं होती, काबिलियत नहीं होती कि वो अपनी पोजिशन को चेंज कर पाएँ ताकि उसमें जो है ना एक्सीडिंग प्रेशर ना पड़े। अब उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती तो फिर क्या होता है कि मोर प्रेशर अल्सर विल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इनडिक्वेट न्यूट्रिशन, मीन्स के prolonged inadequate nutrition leads to weight loss, muscle atrophy and the loss of subcutaneous fat, ठीक है। अब prolonged inadequate nutrition की वजह से क्या होगा, मसल वेट लॉस होगा, मसल एट्रोपी होगी और लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट्स जो है ना वो उसका लॉस होगा, ठीक है। दिस रिड्यूस द पैडिंग बिटवीन स्किन एंड बोन्स। अब क्या है कि ये पैडिंग जो है किसके बीच में है, स्किन एंड बोन्स के बीच में जो सबक्यूटेनियस फैट की पैडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीजिंग द रिस्क फॉर प्रेशर सोर्स, ठीक है। अब वो जो पैडिंग थी किसके बीच में, स्किन एंड बोन्स के बीच में जो पैडिंग थी किसकी, सबक्यूटेनियस फैट की, वो जो जब डिक्रीज हो गई तो फिर चांसेस बढ़ गए किसके, प्रेशर सोर के। उसके बाद फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टीन्यूस, ठीक है। मीन्स के जो स्टूल पास
स्टूल पासिंग एंड जो इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर फॉर्म इनकॉन्टिन्यूस promotes skin maceration, tissue softened by the prolonged wetting, and make epidermis more easily eroded एंड ससेप्टेबल टू इंजरी, ठीक है। अब क्या जो है ना, जब स्टूल पासिंग एंड इनकॉन्टिन्यूस यूरिन इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होती है ना, फिर क्या होता है, मॉइस्चर हो जाते हैं, ठीक है, पेल्विक एरियाज, तो वहाँ पे क्या होता है, मोर चांसेस होते हैं किसके, इसके इंजरी के एंड बेड सोर के। उसके बाद डिक्रीज मेंटल स्टेटस, ठीक है, पीपल हु आर अनकॉन्शियस एंड हैवीली सेडेड आर एट ग्रेट रिस्क फॉर प्रेशरल सोर्स, ठीक है, वो बंदे, वो पीपल्स जो क्या हैं, अनकॉन्शियस हैं, ठीक है, हैवीली सेडेड एट हाई रिस्क फॉर द प्रेशर अल्सर, और उसके वो जो है ना, मीन्स कि हाई रिस्क पे हैं प्रेशर अल्सर की पे, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिकोगनाइज एंड रिस्पॉन्ड टू पेन विथ प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर। अब उन पे कितना भी प्रेशर, स्पेसिफिक बॉडी एरियाज पे कितना भी प्रेशर डाल रहे हो ना, फिर भी पड़ रहा हो, फिर भी वो जो है ना रिकोगनाइज नहीं करते और रिस्पॉन्ड नहीं करते पेन को। इस वजह से जो डिक्रीज मेंटल स्टेटस होते हैं ना, जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं ना, वो हाई रिस्क होते हैं प्रेशर अल्सर के। And fifth, diminished sensation, paralysis or other neurological disease may cause loss of sensation। पैरालिसिस या और कोई भी जो है ना अदर्स न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती हैं, जो कि क्या करवासी करती हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन, उनको सेंसेशन लॉस हो जाता है इन बॉडी आर एरिया, हेंस पेशेंट इज नॉट एबल टू परसीव प्रेशर ओवर दैट स्पेसिफिक, जो है स्पेसिफिक लॉस ऑफ सेंसेशन इन द बॉडी एरिया, हेंस पेशेंट इज नॉट एबल टू परसीव प्रेशर ओवर दैट स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। अब वो जो है ना, वो जो है ना बॉडी एरिया पे पेशेंट जो है ना किसी भी चीज़ को परसीव नहीं कर सकते, उस वजह से वो जो है ना हाई रिस्क होते हैं प्रेशर अल्सर की। एंड सिक्स वन इज द एक्सेसिव बॉडी हीट लॉस, ठीक है, एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज द BMR है, ठीक है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर BMR बेजल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इंक्रीज द नीड ऑफ सेल्स फॉर दी ऑक्सीजन। अब सेल्स के लिए जब BMR का जो है ना प्रोडक्शन बढ़ गई, तो सेल्स के लिए नीड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। दिस इंक्रीज नीड इज पार्शली सर्व इन सेल्स द सेल्स अंडर प्रेशर विच आर ऑलरेडी ऑक्सीजन डिफिशेंट, ठीक है। अब जब सेल के लिए ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है, तो वो उन सेल के लिए जिनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, फिर क्या होगा, जो है ना नेक्रोसिस होगी, सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है, उस वजह से प्रेशर अल्सर होगी। एडवांसिंग एज, with the advancing age people are more prone to impaired skin integrity, ठीक है, इंटीग्रिटी, ठीक है। अब वो जो ओल्ड पीपल होते हैं, ओल्ड एज वाले, वो जो है ना मोर प्रोन टू इम्पायर्ड स्किन इंटीग्रिटी होते हैं। दीज चेंजेस इंक्लूड लॉस ऑफ लेन बॉडी मास, जनरलाइज थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद लास्ट रिस्क फैक्टर है प्रेशर अल्सर का, अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स कौन से हैं, इनकरेक्ट पोजीशनिंग, ठीक है। अब पोजीशन, उस जो पेशेंट है उसको प्रॉपर पोजीशन नहीं है, सेम पोजीशन पे लेटा हुआ है, तो उस वजह से भी हो सकते हैं। रिपीटेड इंजेक्शन इन द सेम एरिया, उस सेम एरिया पे इंजेक्शन रिपीट कर रहे हैं। हार्ड सॉफ्ट सरफेस, उसका जो बेड है वो हार्ड है, ठीक है। इनकरेक्ट एप्लीकेशन फॉर द प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस, जैसे कि वाटर बलून या पिलो हो गया, वो जो है ना इनकरेक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, इस वजह से भी प्रेशर अल्सर काज हो सकता है। उसके बाद एटियोलॉजी ऑफ प्रेशर अल्सर के रीज़न क्या हैं, ठीक है, 3 मेन रीज़न है, ठीक है। प्रेशर, फ्रिक्शन एंड शेयरिंग फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन लेसन द ब्लड फ्लो टू दी टू टिश्यू, ठीक है। अब किसी भी स्पेसिफिक पार्ट, ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो है ना, वहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा,
तो लेसन द ब्लड फ्लो, मीन्स कि ब्लड फ्लो जो है ना वो कम हो जाएगा, एंड टिश्यू को ब्लड जो है ना प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फ्रिक्शन अकर व्हेन द स्किन रब्स अगेंस्ट द क्लोथिंग और बेडिंग। अब जो है ना कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो है ना फ्रिक्शन होती है, मीन्स कि स्किन एंड क्लोथिंग या बेड के बीच में जो रब्स होगी ना उसको फ्रिक्शन कहते हैं। शेयरिंग, शेयर अकर्स व्हेन टू सरफेस मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि दो हाथ आपस में जो है ना मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। ऐसे स्किन एंड बेड या कोई और ऑब्जेक्ट जो बेड वगैरह है तो वहाँ पे भी शेयरिंग होगी, तो उस वजह से भी प्रेशर अल्सर होगी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बेड सोर्स, रिस्क फैक्टर एक्ट ऑन एरियाज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ओवरलाइंग बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस कर दी है कि रिस्क फैक्टर जो भी थे और सॉफ्ट टिश्यू या वो ओवरलाइंग बोन्स पे इफेक्ट करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, वो इन दिस प्रेशर एक्सीड नॉर्मली कैपिलरी प्रेशर। अब वो प्रेशर कैपिलरीज पे होता है तो क्या हो जाती है, ओक्लियन ऑफ स्मॉलर ब्लड वेसल्स, मीन्स के ब्लड वेसल्स की जो है ना नैरो हो जाती हैं और ब्लॉकेज हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स प्रॉपर जो है ना ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं होता, ठीक है। रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन, अब टिश्यू को जो है ना प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, उस वजह से क्या होगा, स्कीमिया होगा, ठीक है। तो टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगी, उसके बाद टिश्यू नेक्रोसिस हो गई तो प्रेशर सोर बन जाएगा, ठीक है। कॉमन साइड्स ऑफ बेड सोर्स, ठीक है। इन सुपाइन पोजिशन, बैक ऑफ हेड, शोल्डर्स, एल्बो, हिप, लोअर बैक, इनर नी, हील्स, दीज आर दी पोजिशन कॉमन पोजिशन हाई रिस्क फॉर दी बेड सोर, ठीक है। तो अब ये डायग्राम में शो हो रहा है इन सुपाइन पोजिशन, ठीक है। सुपाइन पोजिशन में कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने अंडरलाइन किए हैं, बैक ऑफ दी हेड एंड शोल्डर, एल्बो, बटक, हील, ठीक है। ये जो है ना इस सुपाइन पोजिशन में, एंड साइड लाइनिंग पोजिशन में ईयर, शोल्डर, एल्बो, हिप, थाई, लेग, हील, ठीक है। उसके बाद जो है इन प्राउन पोजिशन में क्या है, एल्बो, रिबकेज, थाई, नी एंड टो ट्वाइस, ठीक है। ये जो है क्या है, ये पोजीशन है जहाँ पे बेड अल्सर हो सकती है। ये 3 पोजीशन में इसको डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर्स फॉर्मेशन। अब प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है। तो नॉन ब्लीचेबल एडिमा सिग्नलिंग पोटेंशियल स्किन अल्सरेशन, ठीक है। अभी क्या है, जब हाँ आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ पेशेंट्स क्लाइंट्स जब आते हैं हॉस्पिटल में तो उनकी स्किन के ऊपर जो होता है ना, क्या होता है, एरिथमिया, मीन्स कि रेडनेस हो जाती है, ठीक है। अनब्लीचेबल एरिथमिया, वो क्या होती है, सिग्नलिंग होती है इसकी पोटेंशियल स्किन अल्सरेशन, मीन्स के अल्सर प्रेशर अल्सर की इंडिकेशन होती है, ठीक है। वो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एब्रियन ब्लिस्टर इन्वॉल्विंग द एपिडर्म्स एंड पॉजिली ड्रम्स। अब इसमें क्या होते हैं, एपिडर्म्स एंड ड्रम्स जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है सेकंड स्टेज में, ये पॉइंट याद रख लेना। तो ब्लिस्टर किस स्टेज में फॉर्मेशन होती है, सेकंड स्टेज में, और एपिडर्म्स एंड ड्रम्स को डैमेज कर देता है सेकंड स्टेज में। उसके बाद थर्ड स्टेज जो होती है वो डीप अल्सर एग्जिबिटिंग नेक्रोटिक टिश्यू एंड एक्सटेंडिंग थ्रू द सबक्यूटेनियस लेयर, फुल थिकनेस स्किन लॉस हो जाती है, ठीक है। अब जो है ना नेक्रोटिक टिश्यू जो है, नेक्रोसिस कहाँ पे होती है, थर्ड स्टेज पे होती है, ठीक है। एंड डीप अल्सर एग्जिबिटिंग होती है, ठीक है। एंड जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है ना वो उसकी थिकनेस लॉस हो जाती है। स्टेज उसके बाद फोर्थ स्टेज, ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस एंड डैमेज इन्वॉल्विंग मसल, बोन और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या, ड्रम्स, एपीड्रम्स, सबक्यूटेनियस फैट एंड बोन टिश्यू, ये सब इसमें जो है ना डैमेज हो जाते हैं फोर्थ स्टेज में, ठीक है।
उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट बेड सोर, ठीक है। अब नर्स कैसे इंटरवेंशन करेगी, नर्स कैसे केयर करेगी एक बेड सोर पेशेंट के लिए, ठीक है। तो असेस ऑफ द क्लाइंट एंड द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर बेड सोर्स डेवलपमेंट। अब सबसे पहले देखेगी कि भाई जो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बेड सोर्स डेवलप कर रहे हैं पेशेंट में। स्किन कंडीशन एट ईस्ट ट्वाइस अ डे, स्किन की असेस करेगी, स्किन की असेस करेगी ट्वाइस अ डे, दिन में 2 टाइम्स को स्किन को असेस करेगी। इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइट्स ऑफ बॉडी, और जो भी प्रेशर बॉडी में साइट्स होती हैं, जहाँ जहाँ भी प्रेशर अल्सर इफेक्ट करता है उस साइट को असेस करेगी। पल्पेट द स्किन फॉर एनी इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। अब इस स्किन को पल्पेट करेगी एंड इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर देखेगी। इंस्पेक्ट फॉर ड्राई मॉइस्ट स्किन एंड ब्रेक्स इन स्किन, ठीक है। चेक फॉर कैपिलरी रीफाइल एंड पेरिफेरल सिक्योरिटी स्टेटस। अब इसमें जो है ना वो क्या चेक करेगी, कैपिलरी रीफाइल एंड पेरिफेरल सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करेगी। एंड असेस फॉर प्रेजेंस ऑफ द इनकॉन्टिन्यूस इनवॉल्ट्री यूरिनेशन को देखेगी। एंड असेस फॉर द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस भी देखेगी, ठीक है। और उसके बाद असेस नीड्स फॉर इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट। अब एक पेशेंट है जो कि इनवॉलेंट्री यूरिनेशन कर रहा है तो उसको उसके लिए मैनेजमेंट करेगी, ठीक है। क्लीन द पेल्विक एरिया आफ्टर ईच इनकॉन्टिनेंस एपिसोड्स। फिर भी दोबारा भी वो जो है ना इनकॉन्टिन्यूस यूरिनेशन कर रहा है तो उसके लिए क्या करेगी, पेल्विक एरिया को क्लीन करेगी। प्रोटेक्ट स्किन विथ मॉइस्चर बैरियर ओमिटेंट। ओमिटेंट एक बैरियर होता है मॉइस्चर, उसके साथ जो है ना उसको स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। एंड इंटरवेंशन टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शियर, ठीक है। रिपोजिशन पेशेंट यूजिंग ड्रॉ शीट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ सरफेस बेड हेड एंड अपर लिफ्टिंग। अब इसमें क्या करेगी, रिपोजिशन करेगी पेशेंट को एंड यूजिंग ड्रॉ शीट्स यूज़ करेगी एंड लिफ्टिंग ऑफ सरफेस, ठीक है। हेड को ऊपर करेगी, लिफ्टिंग करेगी, जो है फुट इन साइड को जो है हेड करेगी ऊपर करेगी, मीन्स कि पेशेंट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करेगी ताकि वो बेड सोर्स से बच सके। यूज़ प्रॉपर पोजिशनिंग टेक्निक से प्रॉपर पोजिशन जो डिफरेंट पोजिशन है वो यूज़ करेगी अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। यूज़ कंफर्ट डिवाइस अप्रोप्रिएटली। कंफर्ट डिवाइस जैसे कि वाटर बलून या पिलो वगैरह हो गया तो वो प्रॉपरली जो है ना जो है कंफर्ट देगी। यूज़ एयर फिल्ड और वाटर फिल्ड बलून्स अंडर बोनी प्रोमिनेंस। अब जो बोन्स हैं यहाँ पे जो जहाँ पे मसल्स कम हैं तो वहाँ पे वो जो है ना वाटर बलून जो हो गए वो देगी ताकि प्रेशर कम रिड्यूस हो जाए। अब उसकी ट्रीटमेंट क्लीनिंग, चेंजिंग पोजीशन, क्लीनिंग द वाउंड, रिमूवल ऑफ द डैमेज टिश्यू, ठीक है। एंड ड्रेसिंग, ओरल एंटीबायोटिक्स देगी, हेल्थी डाइट दे करेगी। एंड एडुकेटिंग केयर गिवर, ठीक है। अब उसमें एडुकेटिंग केयर गिवर करेगी। ये जो क्या है ये इसकी वो है ट्रीटमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जैसे कि हमने इस वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 6 को स्किल मैनेजमेंट को डिस्कस किया है। आई होप कि इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो गाइज इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।